नमस्ते। इस समय देश में क्या हो रहा है इसे 2-3 तस्वीरों से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के एक जज पुलिस से कह रहे हैं कि क्या सरकार का विरोध करने वालों पर मुकदमे लगाकर नागरिकों को गुलाम बना दोगे। वहीं दूसरी एक तस्वीर एक और न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, जिसमें मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली एक महिला जज को देशद्रोही, देश विरोधी साबित करते हुए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक और तस्वीर न्यायपालिका की है, जिसके मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे करीब 6 साल से जेल में बंद लोगों के लिए उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। और वहीं दिल्ली की सड़कों पर बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो मामला चल रहा है, उसमें शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, शव यात्रा निकाली जा रही है। अंदर से सुगबुगाहट आ रही है कि जल्दी ही केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का फेरबदल देखने को मिल सकता है। आज ही कोई मुझे एक मैसेज भेजकर कह रहा था कि हो सकता है अमित शाह उप प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, कोई नया रक्षा मंत्री भी मिल जाए, वित्त मंत्री भी मिल जाए और धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाए। लेकिन अंत में क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरकार अभी बड़ा काम ये भी कर रही है कि पिछली बार कुछ सांसद कम पड़ गए थे संविधान संशोधन के कानूनों को बदलने के लिए। हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सांसद विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं ताकि 2/3 बहुमत हो जाए और मानसून सत्र में मन माफिक बिल पास कर लिया जाए। और मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, लेकिन हाँ एक जज है जो इस तरह के मामलों पर कटाक्ष करने और सच बोलने का साहस कर रहा है और सत्ता से असहमत होकर सवाल कर रहा है और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चलिए इसी बात को पहले कायदे से समझते हैं और आपको मुंबई ले चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने पूरे देश में चर्चा बना दी और आपको भी सुनना चाहिए। ये मामला 49 वर्षीय सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी का है। उनके खिलाफ 2019 से 24 के बीच कई FIR दर्ज हुई थी। वो वहां लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे और अपनी पार्टी भी चलाते हैं। उनके वकीलों के मुताबिक ये मामले मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों से जुड़े राजनीतिक मामले थे। CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन हो, बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दे हो, ज्ञान वापी से जुड़ा मुद्दा और इस तरह के मामलों में सरकार की आलोचना करने और आंदोलन करने के चलते ये आरोप बनाए गए, FIR लगाए गए। इन मामलों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2025 में उन्हें 1 साल के लिए इलाके से बाहर करने का आदेश दे दिया। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। जस्टिस माधव जामदार ये नाम आज इस निहायत विपरीत वक्त में फिर से सुनिए और सैल्यूट करिए, जब पूरी न्यायपालिका सत्ता के दरबार में ऐसा लग रहा है कि या तो चुप है या उनके मुताबिक है। एक जस्टिस माधव जामदार एक नई लकीर खींचते हैं। पुलिस से सवाल करते हुए जस्टिस माधव कहते हैं कि सरकार के फैसलों का विरोध करने वाले नागरिकों पर मुकदमे लगाकर क्या उन्हें सरकार का गुलाम बनाया जाएगा। दरअसल प्रदर्शनों के दौरान बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए थे। अदालत में जस्टिस ने पूछा कि नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते। सरकार के खिलाफ नारे लगाने या उसके फैसले का विरोध करने के कारण किसी व्यक्ति को उसके इलाके से बाहर कैसे किया जा सकता है। जस्टिस माधव ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा पर्याप्त आधार नहीं था जिससे साबित हो सके कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा पैदा कर रही थी। और उसके बाद कोर्ट ने पुलिस को उसकी भूमिका भी याद दिलाई। पुलिस जनता की सेवक है, सरकार में शीर्ष पर बैठे लोगों की निजी सेवक नहीं है। जरा ठहर कर इन टिप्पणियों के बारे में एक बार विश्लेषण करिए। इस देश में जब विद्यार्थियों और शिक्षकों ने, बुद्धिजीवियों ने आंदोलन किया तो भाजपा सरकार में अर्बन नक्सल कह करके उन्हें अपमानित किया गया और आंदोलन जीवी तक बहुत सारे तमगे दिए गए। किसानों ने आंदोलन किया तो खालिस्तानी और देश विरोधी कहलाए। आदिवासी वैसे ही नक्सली कहकर गोली मारे जाते हैं। वो पहाड़ काटने, पेड़ काटने और जल जंगल जमीन बचाने के लिए जब आंदोलन करते हैं तब भी वो जेल में डाले जाते हैं। छात्र जेल में, प्रोफेसर जेल में, पत्रकारों को जेल में डाला गया। एक सवाल करना किसी को मुनासिब नहीं समझता
और न्यायपालिका ऐसे तमाम मामलों पर अमूमन चुप रहती है। लेकिन इस जज को, जस्टिस माधव को आपको याद करना चाहिए, जो सरकार से सवाल करने को नागरिक का अधिकार बता रहे हैं। अब ये नहीं है वक्त इसका। हो सकता है जज साहब को अब आगे फिर आप कभी सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस एक टिप्पणी से न तो जज साहब अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट से चल करके दिल्ली पहुंच पाएंगे, न इनका वो होगा। और जिस देश में जज लोया एक चैप्टर रहा हो, उस देश में अब कोई जज कितनी सख्त टिप्पणी कर सकता है और सच के साथ खड़ा हो सकता है क्या? ये लोकतंत्र की बुनियाद में यकीन रखने वाले हर एक व्यक्ति को इसका सवाल पूछना चाहिए। सरकार की आलोचना, प्रधानमंत्री की आलोचना, गृह मंत्री की आलोचना देश विरोधी कैसे हो सकती है? किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी राज्य में विरोध प्रदर्शन नहीं होगा क्या? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना देश विरोधी हो गया? सरकारें लोकतंत्र में आती जाती हैं, मगर नागरिक और संविधान सरकार से बड़े होते हैं। और इसी अदालत में जस्टिस माधव ने पेपर लीक का उदाहरण दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पेपर लीक हुआ तो क्या नागरिक उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्या वे नारे नहीं लगाएंगे? अब इस सवाल को कुछ देर के लिए यहीं छोड़िए और सोचिएगा कि एक न्यायाधीश कितनी बड़ी बात बोल रहा है। और बहुत सारे नागरिक आज अपने नागरिक फर्ज को भूल चुके हैं। शायद जस्टिस माधव उन्हें भी उनका फर्ज याद दिला रहा है। हम वापस लौटेंगे इस सवाल पर, लेकिन जरा मध्य प्रदेश चलिए। वहां एक मामला इससे एक कदम और आगे बढ़ गया। मुंबई के मामले में नागरिक को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जज को अपना न्यायिक फैसला सुनाने के बाद धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉब लिंचिंग के दोषियों को सजा और जज को धमकी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 2022 के एक मॉब लिंचिंग मामले में फैसला सुनाया। मामला नजीर अहमद की हत्या से जुड़ा हुआ था। आरोप था कि अगस्त 2022 में मवेशी तस्करी के शक में नजीर अहमद और उसके साथियों पर भीड़ ने हमला किया था। नजीर अहमद की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए। जून 2026 में अदालत ने मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब इसके बाद जो हुआ वह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता था, हाईकोर्ट में अपील हो सकती थी और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे जिनके खिलाफ ये फैसला लग रहा था। मगर इसकी जगह फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत का अभियान शुरू हो गया। कई रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। सांप्रदायिक दुर्व्यवहार हो रहा है क्योंकि जज का नाम तबस्सुम है और उनके बारे में बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं। मामला इतना गंभीर हुआ कि एफआईआर दर्ज हुई और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जज की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अब जरा इस स्थिति को समझिए, सोचिए। एक तरफ अदालत कह रही है कि नागरिक सरकार का विरोध करने से डरे नहीं, और दूसरी तरफ एक न्यायाधीश को भीड़ के खिलाफ फैसला देने के बाद निशाना बनाया जा रहा है और डराया जा रहा है। आप ऐसे भारत में जी रहे हैं। एक बधाई अपने लिए लीजिए, क्योंकि ऐसा भारत बनाने में हम सब, आप सब शामिल हैं। लेकिन एक सवाल भी अपने आप से करेगा, अगर नागरिक विरोध करने से डरेगा और जज फैसला देने से डरेगा तो लोकतंत्र बचेगा क्या? अदालत का फैसला आपको पसंद आ सकता है, ना पसंद आ सकता है, पर आप कानूनी आलोचना कर सकते हैं, ऊपर की अदालत में चुनौती दे सकते हैं। क्या किसी जज का नाम और धर्म देख करके उसे धमकाएंगे? ये हिम्मत भाजपा ने अपने लोगों को भरी है, सामान्य लोगों को अभी भी इसकी हिम्मत नहीं। अगर अदालत के बाहर खड़ी भीड़ यह तय करने लग जाए कि अदालत के अंदर बैठा जज क्या बोलेगा या हुकूमत तय करे, तो फिर संविधान और कानून की जरूरत ही क्या? न्यायपालिका की आजादी का मतलब ही क्या? और आम नागरिक की सुरक्षा पर बात क्या होगी? दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में 4 जुलाई 2026 को एक घटना हुई। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी ने कहा कि वे आज ही आदेश देने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो सोमवार को आदेश दिया जाए। यहाँ एक चीज बहुत साफ है, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम, गंभीर आरोप है। अदालत को आरोपों, सबूतों और कानून के आधार पर फैसला करना है। हम यहाँ किसी को दोषी या निर्दोष अभी साबित नहीं कर रहे हैं जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए। लेकिन एक सवाल है, 6 साल तक कैद और ट्रायल कैसे हुआ? इस पर इस देश में न्यायपालिका पर बात तो होनी चाहिए। आज की सुनवाई में उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता
त्रिदीप पेस ने अदालत के सामने कहा कि वे लगातार हिरासत में हैं। बचाव पक्ष की दलील थी कि उमर खालिद से पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई हथियार या गोला बारूद बरामद नहीं हुई। किसी बयान के आधार पर कोई ऐसी खोज या बरामदगी नहीं हुई कि हिंसा के समय घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी और स्वयं हिंसा किया हो। बचाव पक्ष ने एक वीडियो का उल्लेख किया जो अमरावती में दिए उस भाषण का है, जो हिंसा के करीब 17 दिन पहले का। उसकी ओर से अदालत में मूल तर्क दिया गया कि मैं लगातार हिरासत में हूं, कोई रिकवरी नहीं, हिंसा का आरोप नहीं, घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं, तो इसलिए जमानत दीजिए मुझे। वहीं दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध। अभियोजन पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश की शर्तें अभी भी बाध्यकारी हैं। अगर आरोपियों को उस आदेश को लेकर कोई स्पष्टीकरण चाहिए था तो उचित मंच सुप्रीम कोर्ट था। शर्जील इमाम की तरफ से भी यह सवाल उठाया गया कि 6 साल से वो भी जेल में है, ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और तर्क ये भी दिया गया कि बहुत सारे आरोपियों को राहत मिली है, समानता के सिद्धांत पर उसके भी मामले पर विचार हो। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद को जमानत दी, लेकिन उमर खालिद, शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली। यूएपीए के मामले में लंबी कैद है, ट्रायल में देरी हो रही है, जमानत के न्यायिक सिद्धांतों की बहस हुई है, लेकिन अंतिम फैसला भी सुरक्षित है। अगर कोई व्यक्ति 5 या 6 साल से जेल में और मुकदमा भी पूरा नहीं हुआ है तो गंभीर आरोपों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे होगा? अब इसका जवाब तो न्यायपालिका को देना चाहिए। लेकिन ये सवाल लोकतंत्र के लिए अहम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मामले में आरोप और दोष सिद्धि के बीच अंतर रखना कानून के शासन की पहली शर्त है। अब वापस पेपर लीक पर चलते हैं। याद कीजिए, बंबई हाईकोर्ट के जज ने सवाल किया कि अगर पेपर लीक होगा तो नागरिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। हाँ, नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ले चलते हैं आपको। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े युवा शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की गड़बड़ी, पेपर लीक और जवाबदेही के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साथ आईसा, एसएफआई, एवाईएस जैसे कई छात्र संगठन भी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही, उनका इस्तीफा की मांग की जा रही है। और जरा ये वीडियो देखिए जिसमें उनके शव को रख करके एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आपको ये आंदोलन पसंद ना आए, आपको आंदोलनकारी पसंद ना आए, लेकिन सवाल तो पसंद करना होगा। देश की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की जिम्मेदारी किसकी है? करोड़ों युवा नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, गरीब हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बहुत छोटे छोटे शहरों से निकल करके, गांवों से निकल करके किसी तरह से कमरे में रहते हैं, फीस देते हैं, मेहनत करते हैं, और आप पेपर नहीं करा पाते। इसमें इस युवाओं की क्या दिक्कत है? और ऐसा आंदोलन कई पार्टियां पहले भी कर चुकी हैं। और ऐसे में क्या न्यायपालिका इस तरह के मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती? हालांकि आपको कहा क्या जाए कि उन वीडियोस की बाढ़ आ गई है जिनकी टंकियां और गाड़ियां खराब हो गई एथेनॉल के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कह रही है कि अभी प्रयोग हो रहा है, तो अभी कोई बहुत फैसला नहीं देंगे। इसलिए ये सारी घटनाएं 4 अलग अलग छोर से आई हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र, देश में कानून का राज, देश में न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति और नागरिक अधिकार पर सरकार का हमला, इसको लेकर के बहुत गंभीर तरह से आपके सामने एक लिटमस टेस्ट पेश कर रही है। अगर आपको अभी भी उम्मीद कहीं नजर आए तो एक जज देखिए कैसे अपनी बड़ी टिप्पणी करके बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे में सवाल अपने आप से पूछिए कि आप आज नागरिक होने के फर्ज निभाने में आप डर रहे हैं, आप आंदोलनों में नहीं जा रहे, आप सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि सरकार एफआईआर कर देगी, तो कम से कम एक जज आपको हिम्मत देने के लिए खड़ा हुआ है। उसकी हिम्मत को सराहिए और उससे हिम्मत लेकर के सरकार का मुर्दाबाद, सरकार से सवाल और सरकार की आलोचना करने का साहस उठाइए। अगर आप ये साहस नहीं कर पाएंगे तो आपका नागरिक अधिकार खत्म कर दिया जाएगा और आप गुलाम हो जाएंगे, और गुलामों का कभी कोई हक नहीं मिलता इतिहास में। ऐसे में अगर आपको गुलामी पसंद नहीं है तो बोलिएगा, जज इन जजों के साथ खड़े होइए जो आपके साथ खड़े हैं, वरना जज लोया के साथ कोई नहीं खड़ा। समझदार को इशारा काफी। कॉलेजियम सिस्टम अभी भी न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक क्यों नहीं है, आदिवासी क्यों नहीं है। सवालों का जवाब हो तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए। चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी ताकत मिलेगी। फिर मिलेंगे
इन चारों तस्वीरों के साथ लोकतंत्र की हिफाजत में अपनी बात को उठाते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।